फ्रेंड्स, अपने पास में जो प्रश्न है वो आपकी 10वीं की कक्षा का और 1.3 जो प्रश्नावली उसका पहला प्रश्न है। और इस टाइप का प्रश्न आपके पेपर में हर हाल में आएगा। तो देखिए क्या प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे। अपने √5 को अपने क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए कि अपने को प्रश्न में जो दिया गया था वो था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो सिद्ध करना था। लेकिन अपने को क्या मानना है, तो देखिए जो अपने को दे रखा है ना कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो अपने को इसके विपरीत मानना है। तो अपन क्या मान लेंगे, अपन मान लेते हैं कि ये एक अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है। तो अपन क्या मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, फिर एक परिमेय संख्या है। और देखिए √5 यदि एक परिमेय संख्या है तो अपन ये तो जानते ही हैं कि यदि कोई संख्या परिमेय है तो उसे अपने p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब मैं √5 को क्या लिख सकता हूँ, p/q रूप में लिख सकता हूँ। और p/q रूप में किस तरीके से लिखेंगे कि जहाँ p व q क्या होंगे, पूर्णांक है। p व q क्या चीज़ है, पूर्णांक है। और अपने पास में q जो है वो क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। साथ में देखिए ये जो p व q होती है ना वो क्या होती है, सह अभाज्य होती है। p व q पूर्णांक है जो कि सह अभाज्य होते हैं। p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि इस p का जब अपने गुणनखंड करेंगे और इस q के कोई गुणनखंड करेंगे तो इन दोनों में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। यानी इनमें से जब इनके गुणनखंड करेंगे ना अपने, तो वो गुणनखंड क्या नहीं होंगे, उनके गुणनखंड कॉमन नहीं होंगे। समझे क्या, ये आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। आपको कौन सी लाइन लिखनी है, सिर्फ इतनी लिखनी है कि p व q सह अभाज्य है। ओके, तो अपने पास में देखिए सह अभाज्य, मैंने इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये p/q है, तो ये q यहाँ पे बट्टा में है, इस साइड में किस में चला जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा ना। तो देखिए ये हो जाएगा √5 और इसके गुणा में हो गया अपने पास में q और बराबर किसके है, p के। अब इसका कर देते अपने दोनों तरफ वर्ग। क्या करना है आपको, फिर दोनों तरफ वर्ग। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा तो इधर देखिए कौन था, √5q, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। और इस साइड में कौन था, p, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो √5 का जब अपने स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में ये क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा रूट, जैसे ही रूट का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट, यानी 5 रह गया। और q का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे q की पावर 2 हो गई। इधर कौन है, p², कौन है, p²। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 2 में देखिए ये क्या है, 5 के गुणा में इसमें, इसका मतलब इस साइड में अपने 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा ना, क्योंकि ये 5 तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जब दाईं साइड में जब 5 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इस बाईं साइड में भाग जा रहा है तो दाईं साइड में भी जाएगा, यानी p² भी क्या होगा, फिर 5 से भाजित होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस साइड में 5 के भाग देंगे तो जाएगा, तो इसका मतलब इस साइड में भी जाना चाहिए, क्योंकि ये एक समीकरण है। तो देखिए दिस इंप्लाइज अपने यहाँ से लिख सकते हैं कि p² जो है वो 5 से भाज्य होगा। क्या होगा, 5 से भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा। और फ्रेंड्स अपने पास में होता है जब किसी नंबर का स्क्वायर यदि किसी नंबर से भाज्य है तो वो नंबर खुद भी उससे भाज्य होती है। इसका मतलब p 5 से भाज्य होगा, यानी कि p भी क्या होगी, फिर 5 से भाज्य होगी। यानी p जो नंबर है वो क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 कह दिया। क्या कह दिया, समीकरण नंबर 3। इसका मतलब p क्या है, 5 से भाज्य है। p जब 5 से भाज्य है तो यहाँ समझिए कैसे, नेक्स्ट में देखिए कि अब देखिए अपने चूंकि p 5 से भाज्य है, ये था ना, p 5 से भाज्य है। p 5 से भाज्य, इसका मतलब क्या हुआ, अपने p को किसी भी 5 के गुणक के रूप में रख सकते ना। p को अपने क्या मान सकते हैं, फिर 5 गुणा कोई अन्य संख्या c के रूप का मान सकते हैं ना। p बराबर 5c लेने पर,
p बराबर 5c लेने पर। ओके, तो मैंने p बराबर क्या ले लिया 5c। ये p बराबर 5c अब किस में पुट कर देते हैं अपने, ये देखिए अपने पास में जो समीकरण थी ना, ये इस वाली समीकरण यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं कि √5 इंटू क्यू का स्क्वायर, या फिर ये मान लीजिए कि इसी का अपने स्क्वायर करके नीचे सोल्व की, यानी इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं अपने p की वैल्यूज। किस में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में क्या है 5q² बराबर p स्क्वायर। तो समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अपने पास में क्या था कि 5q² बराबर p स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 5q² बराबर था p स्क्वायर, तो p की जगह क्या रखेंगे 5c, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो इधर तो हो गया अपने पास में 5 इंटू क्यू का स्क्वायर बराबर किसकी है 5c का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा 25, इंटू में c का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर, हो गया ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। ये 5 है, इस 25 को कितने बार 5 बार कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब अपने पास में रह गया कि क्यू स्क्वायर का मान जो है वो किसके बराबर है 5c स्क्वायर के बराबर है। क्यू स्क्वायर का मान किसके बराबर है 5c स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपने पास में दाईं साइड है समीकरण की, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, चला जाएगा ना। इसका मतलब इस बाईं साइड में भी जाना चाहिए, यानी क्यू स्क्वायर भी क्या होना चाहिए 5 से भाजित। इसका मतलब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा। और यदि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा, इसका मतलब वो जो नंबर क्यू है वो भी क्या होगी फिर 5 से भाज्य होगी। दिस इंप्लाइज क्यू भी 5 से भाज्य होगा, क्यू भी 5 से भाज्य होगा। तो ये मैंने कह दिया, इसको समीकरण नंबर क्या देते हैं, पहले वाले में अपने समीकरण 3 तक दे रखी ना, तो इसको मैंने समीकरण नंबर 4 कह दिया। अब आप समीकरण 3 और 4 को देखिए। समीकरण 3 में क्या लिख रखा है कि p जो है वो 5 से भाज्य होगी, p क्या होगी 5 से भाज्य होगी। और समीकरण 4 में क्या लिख रखा है कि q 5 से भाज्य होगी। तो मैंने इन दोनों को मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। समीकरण कौन सी, समीकरण 3 व 4 एक साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 तो कह रही है कि p 5 से भाज्य होगी, p 5 से भाज्य होगी। और समीकरण 4 क्या कह रही है कि q 5 से भाज्य होगी। समीकरण 4 क्या कह रही है कि q 5 से भाज्य होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मिलाकर अपने क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि p व q के गुणनखंड में 5 एक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया ना, क्योंकि 5 5 दोनों से भाज्य। और इसका मतलब इन दोनों का जब गुणनखंड करेंगे p व q तो उनमें एक गुणनखंड कोई ना कोई 5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि p व q के गुणनखंडों में, p व q के गुणनखंडों में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जब 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या माना था वो देखिए। हमने तो स्टार्टिंग में ये माना था कि जब √5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p व q पूर्णांक होती है और p व q क्या होती है सह अभाज्य होती है। और इसका मतलब मैंने बताया था इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर अपने पास में क्या है कि इनमें तो 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब हमने जो माना था ना स्टार्टिंग में वो क्या है गलत माना था। हमने क्या माना था कि √5 क्या है एक, हमने अपरिमेय न मानकर एक परिमेय संख्या मानी थी। इसका मतलब हमारा मानना गलत था। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, जबकि हमने √5 को परिमेय मानकर p व q को सह अभाज्य बताया था, p व q को सह अभाज्य माना था। दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। और हमारा मानना गलत था इसका मतलब हमने क्या माना था कि √5 एक अपरिमेय। दिस इम्प्लाइज √5 हमारा मानना ये था कि √5 एक परिमेय संख्या, जबकि √5 क्या होगी वो तो गलत हो गया। इसका मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या होती है।
दिस इम्प्लाइज रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, थैंक यू। तो ये अपने पास में इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स।